बुलेटिन की शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से हम करते हैं। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल रहा है। संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग लगातार वहां पर की जा रही है। क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 90% मुस्लिम आबादी है, तो धर्मनिरपेक्षता क्यों फॉलो की जाए? बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के बाद कट्टरपंथ हर दिन अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते जा रहा है। अगर बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान से हटाता है तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तो हिंदुओं पर हमले अभी रुके भी नहीं हैं कि अब एक और बड़ा बवाल बांग्लादेश में यह पनपा है कि बांग्लादेश अब धर्मनिरपेक्षता को अब हटाने जा रहा है। क्या सेकुलरिज्म शब्द को अपने संविधान से हटाने जा रहा है बांग्लादेश? अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है हिंदुओं का क्या हाल होगा। हिंदुओं पर वहां पर रोजाना हमले हो रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अगर इस परिस्थिति में धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश में नहीं बचती है तो हिंदुओं का वहां क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो 60 से 8% तक की हिंदू आबादी है, और सरकार की तरफ से लगातार जब हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बात की जाती है बांग्लादेश में, तो सरकार की तरफ से बात कह दी जाती है कि सांप्रदायिक हिंसा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो हिंदू हैं जो पिछली सरकार के समर्थक थे। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के समय में लग चुका है। तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बांग्लादेश में इस समय लग चुका है। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल आपसे रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो 7.5% आबादी समय हिंदुओं की है और हिंदुओं पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में अगर धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म को अब बांग्लादेश अगर नकार देता है तो हिंदुओं का क्या हाल होगा सर वहां पे? सर, हिंदुओं का हाल तो पहले से खराब है। बिल्कुल। वहां पे करीब 13% हिंदुओं की आबादी थी, जो अब घट के 8% से भी कम हो गई है। बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों में जब से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया है, तब से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं जी। और वैसे तो जब बांग्लादेश बना था तो सेकुलर प्रिंसिपल पर बना था, लेकिन 1980 में इसे इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। फिर दोबारा 2010 में हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि नहीं, ये सेकुलर रहेगा। अब अगर यूनुस साहब, जो पूरी तरह से एक किस्म से वहां के कट्टरपंथियों के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि उनकी कैबिनेट में 15 लोग ऐसे हैं जो या तो जमाते इस्लामी के हैं या जमातुल मुजाहिदीन के हैं या अंसार अल बंगला के हैं, यानी कि वो अपने कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अटॉर्नी जनरल का इस समय ये कहना कि इसको सेकुलर देश बनाया जाए, सेकुलरिज्म हटाया जाए, मैं नहीं समझता कि यूनिट इसका कोई विरोध कर पाएंगे। हमारी मजबूरी कुछ और है। हमारी मजबूरी ये है कि इस समय अगर हम अलाउ कर देते हैं, हम इसमें सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे खिलाफ जा रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। अगर हम यूनिस के खिलाफ कुछ बोलते हैं और ये बीएनपी पावर में आ जाती है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अगर ये पावर में आ जाती है, तो फिर बहुत मुमकिन है कि वो जो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्लान बनाई थी कि हम बांग्लादेश, म्यांमार और हिंदुस्तान से कुछ हिस्सा लेके, यानी कि हिंदुस्तान का मिजोरम और मणिपुर का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का चट्टागांव
और म्यांमार का एक डिवीजन, इनको बना के एक देश बनाएंगे जोगन, और वहां ये क्रिश्चियन देश होगा। और ये बात हमारे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने जाके अमेरिका में भी कही। तो अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए बड़ा खतरा होगा। अब जी प्रॉब्लम ये है कि दो बुराइयों में से किसे चुने। तो फिलहाल टेम्परेली हमें उस छोटी वाली बुराई को ध्यान में रखते हुए और इसका कोई कूटनीतिक हल निकालना होगा, क्योंकि यूनिस का एकदम खिलाफ भी हम नहीं जा सकते, और सेकुलरिज्म अगर वहां से हट जाता है तो इतना जरूर है कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी ये आवाज उठनी चाहिए कि यहाँ मेजोरिटी हिंदू है, जो बेसिस बांग्लादेश में दिया गया है कि चूंकि 90% मुस्लिम है इसलिए सेकुलर नहीं है, तो यहाँ भी बिल्कुल अगर टीपीएस त्यागी 80% साहब, से लेकिन ज्यादा अगर हिंदू है ऐसा तो यहाँ भी हिंदुस्तान में सेकुलर हो नहीं जाए, होना जैसा कि चाहिए। आपने अभी और एक बात वैसे कही, एक रोचक बात आपने कही कि वहां पर 90% आबादी अगर मुस्लिम है, ऐसे तो हिंदुस्तान की अगर बात कर ले तो 80% आबादी हिंदू है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर ये हो जाता है तो अब यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाया जाएगा, सारे इस्लामिक कंट्री एक हो जाएंगी, धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत को लेक्चर दिए जाने लगेंगे। और उसके बावजूद भी, धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी हमारी कंट्रीज में, हमारी कंट्री में अगर बात कर ली जाए तो मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सर ये तो बड़े बड़े ताज्जुब की बात है। दरअसल में आवश्यकता इस समय मैं समझता हूँ कि विचार से ऊपर कर्म की है और न्याय से ऊपर शक्ति की है। यानी दूसरे लोगों की और दूसरे देशों की आप परवाह करो तो अपने देश की ताकत को खो देते हो। ये साबित करके दिखाया इजराइल ने। लाख इंटरनेशनल प्रेशर आता रहे, लाख डोमेस्टिक प्रेशर हो, लेकिन अगर इजराइल का इंटरेस्ट है तो आज वो पूरी दुनिया की तरफ से आतंकी लड़ाई लड़ रहा है। हमें भी अब इन प्रेशर्स के बारे में इनका रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ये माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं, ये इतना गलत है, इतना झूठ है, जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। सरासर झूठ। ठीक है, एक मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का मुसलमान दुनिया में अपने इस्लामिक देशों से ज्यादा खुश है, और यही कारण है कि 9% मुसलमान आज यहाँ पे 27% हो गए, और मुस्लिम प्रदेश पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू थे वो 23% से 1% हो गए। तो इसके बाद अगर बिल्कुल टीपीएस त्यागी साहब, आपके पास लौटूंगा मैं, आपके पास तो लौटूंगा मैं, हमें आपका खुल्लम वक्तव्य खुल्ला मैं अच्छे से सुनूंगा। और साथ ही चाहिए साथ सर। हमारे साथ इस समय पैनल में रिटायर्ड ग्रुप अब कैप्टन स्टेट डीके पांडे भी लैंग्वेज मौजूद का हैं। इस्तेमाल किया और जाना डीके चाहिए, पांडे जी, ऐसा देखिए मेरा अभी फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को हटाने की बात की जा रही है, वहां के अटॉर्नी जनरल की तरफ से बात कही गई कि 90% मुस्लिम आबादी है जी, तो क्यों हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करें, क्या फायदा होगा धर्मनिरपेक्षता का। इस हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो हिंदुस्तान अगर ये बात कहने लगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ताज्जुब की बात यह भी है डीके पांडे जी कि इस बात का कोई जिक्र दुनिया में है नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। इतना बड़ा स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में सन्नाटा है इस बयान के बाद भी। पांडे जी देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और जब भी मैं आता हूँ कुछ न कुछ मुझे मेरी जानकारी और बढ़ती ही है। जहाँ तक है बात कि संविधान में सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकालने की बांग्लादेश में, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, हमको पता है कि लगभग हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कभी किस जमाने में एक हुआ करते थे, वहाँ दोनों की हालत अब लगभग एक जैसी होती जा रही है। क्योंकि जो जियो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं उसके वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वहाँ के सोसाइटी में, उनके डिप्लोमेसी में, वो बड़ा दयनीय है और होता जा रहा है। अब बात हो रही है, हम बांग्लादेश पर केंद्रित करते हैं अपने आप को। जब बांग्लादेश में अगर संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो दो चीजें हमें देखनी होंगी। एक तो क्या बांग्लादेश में क्या उसका असर होगा, और दूसरा इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जियोपॉलिटिकली क्या परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के अंदर क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं और कल त्यागी सर ने भी किया कि वहाँ की आबादी जो है बहुमत में मुस्लिम लोग हैं, तो वो इस बात के लिए पक्षधर है कि भाई हम जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो धर्म में हम उसको धर्मनिरपेक्ष क्यों कह रहे हैं। तो जो धार्मिक उन्माद है वो वहाँ पर बढ़ सकता है। और जो वहाँ के जो मुल्ला और बाकी जो लोग हैं मुस्लिम समाज के जो
जो लीडर्स हैं, नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां के हर चीज में, कानून में जो नीतियां बनेंगी उसमें हर एक का प्रभाव होगा। दूसरा परिवर्तन जो वहां पर माइनॉरिटी में है, जो अल्पमत में है, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने में जो वहां पर हुआ है, निश्चित रूप से वो पूर्णतः अमानवीय है। कुछ मुल्कों ने उसकी जो है उसकी भर्त्सना की है, लेकिन खुल के कोई अभी सामने नहीं आया है कि भाई आप जो हो रहा है उस पर रोक लगाइए। और एक कहा जाता है ना कि कूटनीति में एक औपचारिकता करना। अमेरिका जो है खुद शांत रहा है, लेकिन हमें पता है कि इस प्रकार से पर्दे के पीछे किसका रोल है। हम सब ये सब लगातार इसका चर्चा होती जा रही है। तो अल्पमत में जो लोग हैं उस बांग्लादेश में, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और तीसरा है कि जो सोशल और पॉलिटिकल जो ध्रुवीकरण होगा, वो पूरे का पूरी जो है वहाँ की नीतियां हैं, कार्यकलाप है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, सब पर उस पर असर दिखेगा। ध्यान रहे कि सब ये ऐसा नहीं कि ये चर्चा अभी शुरू हुई है। 2014-2017 में ये काफी होती रही है। वहाँ के जो अखबारों में काफी इस पर चर्चा हुई कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो रखा जाए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी का पूरे विश्व में देखा गया जो डेमोक्रेसी वो ज्यादा मैच्योर मानी जाती है जो सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दे। अब हम बात करते हैं कि इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रभाव जो ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है भारत बांग्लादेश के संबंधों में, जो एक प्रगाढ़ता थी उसमें अब शिथिलता आती जा रही है। आपको पता होगा कि जो अभी पावर सप्लाई का जो इशू था उस काफी पैसा बकाया था। हालांकि अब सुन रहे हैं, जो कल की खबरें हैं कि वो पावर सप्लाई जो उनको एक स्तर तक रोक दी गई थी, पूरा बंद नहीं किया गया था, उसको दोबारा पुनः जो पूर्ववत चालू कर दिया गया है। तो ये जो एक प्रकार का भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है उस पर जरूर निश्चित रूप से डेंट आएगा। दूसरा जो प्रश्न है उठता है बहुत कि बड़ा डेंट ये होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा डेंट यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में देखने को मिलेगा। आपके पास में एक और मैं बात कह लूं, अपनी खत्म करता हूं बात को, कि जो इस्लामिक कंट्रीज का एक इस साउथ एशियन रीजन में एक प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया गया है, IOC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज का, जो OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया गया है, उसको जरूर बल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि इसका चर्चा क्यों हो रही है बल मिलेगा, तो क्योंकि हमें देखा है कि OIC के जो नीतियां रही हैं पूर्णतः जो इस्लामीकरण के ऊपर और इस्लाम धर्म पर आधारित रही हैं। देखिए, धर्म से कोई उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, भारत खुद धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन जो उसका जो अर्थ का अनर्थ किया जाता है, धर्म के जो ऑप्शंस हैं उसमें दिक्कत होती है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, जो मतभेद होता है आपस में और जो इनको लागू करने में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से दिक्कत है। और आखिरी जो है कि जो बांग्लादेश के, देखिए बांग्लादेश एक ऐसा देश रहा है जो कोविड में भी जो है, जब सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी तो केवल 3 ही देश थे जिनका की GDP बढ़ रहा था, उसमें भारत, चाइना और तीसरा था बांग्लादेश। तो वो जो एक आर्थिक उसकी इमेज थी, निश्चित रूप से उस पर बहुत जबरदस्त चोट पहुंचेगी और बांग्लादेश का जो एक इमेज है पूरे विश्व में उसमें जरूर दरार आएगी। ध्यान देना होगा कि चाइना, अमेरिका, ये बड़े बड़े जो लोग देश हैं वो काफी उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं और चाहते हैं कि कब कूद पड़े और कब बांग्लादेश के ऊपर पूरा कब्जा करके और अपनी जो नीतियां हैं, जो उनकी हिडन एजेंडा है, उनको जो है एक ये तो साफ है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से अगर इसी तरीके से कदम आगे बढ़ाए गए, अगर सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से हटाने की बात अगर वहां पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर एक बहुत बड़ा डेंट इससे आने वाला है। TPS त्यागी साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। TPS त्यागी साहब, बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि सेक्युलरिज्म को हटाया जाए? क्योंकि भारत के साथ जो पार्टनरशिप बांग्लादेश की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि भारत की पार्टनरशिप वहां की इकोनॉमी को भले ही सपोर्ट करने को लेकर अगर बात हम कर लें, या फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो बांग्लादेश की है उसमें भारत की पार्टनरशिप हिस्सेदारी की बात कर ली जाए, तो क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है क्या बांग्लादेश, या फिर चाइना के साथ हाथ उसका मिलता जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल में अगर हम बांग्लादेश का पानी रोक दे तो वो प्यासा मर जाए, और अगर हम ज्यादा पानी छोड़ दें तो वह बाढ़ आ जाए। बांग्लादेश की इकोनॉमी बगैर हिंदुस्तान के और बगैर वो कपड़े की इंडस्ट्री के सरवाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन वर्तमान में जो खतरा है वो इससे ज्यादा बड़ा है। यानी कि वहां के अटॉर्नी जनरल ने ये तो कहा कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को गोला बारूद भेजा गया है, वहां से उनको टैंक और तोपें भेजी जा रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं,
और जब किसी देश की अंदरूनी स्थिति खराब हो जाती है तो बॉर्डर के ऊपर हलचल होनी शुरू हो जाती है। यानी कि पाकिस्तान का यहाँ पे भेजना, यहाँ कट्टरपंथियों का पावर में आना, यूनुस के ऊपर उनका कंट्रोल होना, इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में दुनिया में जिस तरह से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का यूफोरिया बना हुआ है, हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों के साथ मिलकर किसी युद्ध की तैयारी कर रहा हो, वरना बांग्लादेश में उसको तोप और टैंक और एम्यूनिशन और बारूद भेजने की क्या आवश्यकता थी। तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और मैं समझता हूं कि अगर बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी आती है तो फिर वो और एक चीज हो जाएगी जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट होगी। हम अपनी उंगलियां पहले ही नेपाल में जला चुके हैं, मालदीव में जला चुके हैं। अब आवश्यकता है कि इस मामले में दूर बैठ के सिर्फ ये कहना कि हमारी नजर बनी हुई है, उससे काम नहीं होगा। नाउ देयर इज ए नीड ऑफ एक्टिव कन्नाइवेंस इन द सेंस कि अगर हमें दूसरे देशों की भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे इस बारे में बात शुरू करें, बिकॉज आई कैन सी ए लूमिंग डेंजर इन द डेज टू कम। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश के संबंधों की, अब ऐसे में गर्त में चले जाएंगे इस संबंध, ये तो जाहिर सी बात है, संभावना लगातार बनी हुई है इसके बाद से। लेकिन डीपी त्यागी जी, ये भी तो जरूरी है ना कि जिस तरीके से भारत अगर ऐसा कदम उठा दे तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाए। देखिए ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन इस बात को लेकर इतना सन्नाटा पूरी दुनिया में। देखिए सर, एक क्रेडिबिलिटी होती है। हाँ, ये बात आपको एक बात बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर शादी में ना गए होते, अगर नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाया होता, अगर उन्होंने आईएसआई को पठानकोट में ना बुलाया होता, तो क्या जब हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या बालाकोट स्ट्राइक की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक भी देश ने चू भी नहीं किया, क्योंकि हमने सफिशिएंट मौका दिया और अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया। अब जो क्रेडिबिलिटी हमारी एस्टेब्लिश्ड है, अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे खिलाफ बोलेगी, और अगर बोलती भी है तो हमें उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, लाइक इजराइल। क्योंकि सवाल ये है कि ऐसा होने से हमको अगर युद्ध नहीं भी होता है तो आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है, और पश्चिम एशिया के एक किनारे पे इजराइल है और एक किनारे पे भारत है। हम दोनों देशों की एक जैसी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। तो क्या हमारा द कैरेक्टर शुड आल्सो बी द सेम, एंड द कैरेक्टर इज रिप्लाई, and the reply should be not only effective, the reply should be immediate। चलिए ठीक है, आपकी बात भी सही है कि क्रेडिबिलिटी होती है, भारत की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बांग्लादेश के सामने बेहद ज्यादा है। डीके पांडे साहब, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर खुद को तो लोकतांत्रिक देश बताता है ना, अब तक उसको खुद को लोकतांत्रिक देश बताने में एक गर्व महसूस होता था, लेकिन अब लोकतंत्र को भंग करने के बाद एक धर्म प्रधान हो जाना देश, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा एजेंडा कुछ और हो, जो मेरी छुपे हुए इरादे कुछ और हो, तो निश्चित रूप से मैं वो करूंगा जो मेरे के लिए मेरे हित में है। और इस समय जो बड़ी शक्तियां हैं उनके हित में है शांत रहना, वो उनकी नज़र में, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं सही है। कोई भी गलत काम हो, को अमानवीकृत हो, पूरा विश्व उसका जो भर्त्सना करनी चाहिए और एक साथ एकजुट होकर आगे आना चाहिए ताकि उसको रुका जा सके। लेकिन कई सारे पहलू हैं जिसको कि जानना भी बहुत जरूरी है कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है इस क्षेत्र में, बांग्लादेश में, जैसा कि वहां पर बोला गया कि अमेरिका भी इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना ने इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या उद्देश्य है? छोटे देश में आप क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे जो है, एक तो जो स्ट्रेटेजिक रीजन है वो तो है ही
कि अमेरिका चाहता है कि वहां आ जाए ताकि कल को अगर चीन के खिलाफ युद्ध करना पड़े तो उसकी जी। पहुंच जो है बहुत अच्छी हो और आराम से उसको सुविधाएं मिल जाए जो अटैक के लिए जरूरत होती है। साथ में ये तो है लॉन्ग टर्म युद्ध होगा नहीं होगा क्या होगा वो वक्त की ठीक है। बात है, लेकिन जो होने जा रहा है इस पूरे विश्व में इस वक्त में जो सबसे बड़ा इस बांग्लादेश में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, हलचल मची हुई है, जी। रिपल्स आ रहे हैं, उसका फायदा भारत को हो सकता है। हालांकि मेरे शब्द जो है वो नेगेटिव अपीयर हो सकते हैं, उसका पीछे जो आप कारण देखिए कि पूरे ग्लोबल ट्रेड जो है क्लोथिंग का उसका उसमें 8% का योग है, जो कि लगभग 40 अरब गारमेंट सेक्टर है पूरे जी। विश्व का। जो इतना बड़ा जो है ये सारा का सारा जो उनका बांग्लादेश का धंधा है वो सारा, क्योंकि अभी से बाहरी देशों ने सोचना शुरू कर दिया है कि जो सेकुलर और बाकी जो इसमें धर्म आधारित जो वहां पर अभी कार्यक्रम चल रहे हैं विरोधी पक्षों के और मोहम्मद यूनुस जो कि इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो जो चला रहे हैं उन सबको, तो उसके पीछे जो है बाकी देशों ने कहा अब तो वहां उथल पुथल होने वाला है और आगे के दिन अच्छे नहीं है, तो उन्होंने अपना व्यापार वहां से हटाने का सोचा है। और जो व्यापार कर रहे हैं, जो कपड़ा मंगाते थे बांग्लादेश से, अब वो भारत से मंगाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो 10 से 11% का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का, वो भारत के पास आता है, तो लगभग हमें 300 से 400 मिलियन डॉलर का लाभ होगा। तो अगर देखा जाए चलिए ठीक है, बिजनेस को लेकर तो लाभ की बात एक तरीके से ठीक है, तर्कसंगत है, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसकी हालत कितनी गंभीर है ये आप भी जानते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। अब ऐसे में बांग्लादेश अगर पूरे तरीके से एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है तो हिंदुओं को शरण लेने के लिए कोई पनाह वहां पर बचेगी नहीं, क्योंकि 7.5% आबादी हिंदुओं के समय बांग्लादेश में, वो भी पूरे तरीके से प्रताड़ित है। अगर इसी तरीके से बांग्लादेश की इस हुकूमत के ये जो कदम है वो लगातार बढ़ते रहे तो अभी फिलहाल हम क्या मान के चलें टीपीएस त्यागी साहब, एक अघोषित इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सिर्फ घोषणा बाकी है। हाँ, जो उनके बिल्कुल। कर्तव्य है, यानी कि उन्होंने पहली बात तो ये कि अवामी लीग जो थोड़ा बहुत हिंदुओं के फेवर में थी, उसके जितने ऑर्गेनाइजेशन थे सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और जो ये कट्टरपंथी संगठन थे जिसमें जमात इस्लामी हो या उनका स्टूडेंट विंग हो या जमातुल मुजाहिदीन हो या अंसार अल बंगला हो, इन सब के ऊपर जिन पर प्रतिबंध था इनका प्रतिबंध हटा दिया। यानी कि सीधे सीधे ये कह दिया आतंकियों को, आतंकी संगठनों को कि तुम स्वतंत्र हो। क्या करने के लिए? वो करने के लिए जो पुराने समय से करते आए हैं। अगर ना करते आए होते तो उन्होंने ऐसा ना किया होता कि हसीना को इतना टाइम भी नहीं दिया कि वो 15 मिनट का भाषण अपने देश में दे सके भागने के लिए। यानी स्थिति बहुत खराब है। अब इसके बाद में हम अटकलें लगाते रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नो सर, the time is this, the beauty lies in foreseeing the event and the events are such कि अगर इसके ऊपर तुरंत कुछ कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई तो ये एक डेंजर हमारे लिए दोनों तरह से है, आतंकवाद की तरह से भी और एक पॉसिबल वॉर की तरह से भी। देयरफॉर और फिर हम ऐसा देख चुके हैं सर, पहले हम ऐसा देख चुके हैं। इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको तो इज्जत का इंटरेस्ट है। बांग्लादेश के सामने उसकी इकोनॉमी भी खराब है और बांग्लादेश जब बटा था तो उसकी जो बेइज्जती हुई ऐसी दुनिया में किसी की नहीं हुई होगी। चाइना तीस्ता नदी में एक शेयर चाहता था, शेख हसीना ने नहीं दिया, भारत को दिया, तो चाइना भी खिलाफ है। और अमेरिका का तो मैं बता ही चुका हूं कि वो तो वहां पे एक जोगन देश बनाना चाहता है ताकि उसकी प्रेजेंस वहां हो। शेख हसीना ने वो आइलैंड देने को मना कर दिया था। इसलिए ये 3 देश है। अब ये 3 देश भी अगर इसमें कुछ नहीं किया जाता है तो ये 3 देश भी उस बीएनपी पार्टी के साथ हो जाएंगे जिसके आने की आशंका है। यानी कि ये बात कुछ दिनों बाद होने की आशंका है, तो इट शुड बी निप्ड इन द बड, मींस नाउ इज द टाइम वी कैन डू समथिंग। सामने अगर एक दफा आग आ जाती है तो फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है टीपीएस त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बांग्लादेश में फिलहाल एक धर्मनिरपेक्षता हटाने को लेकर जो कदम उठाया जा रहा है, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं जिनकी जान को खतरा अभी भी लगातार वहां पर बना हुआ है, अगर ये कदम बांग्लादेश उठाता है
तो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का आखिर क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।